लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम अज्यूम करते हैं कि लिक्विड टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और हम इन टाइनी पार्टिकल्स को आमतौर पर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये टाइनी पार्टिकल्स, इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो गैसेस के मुकाबले में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है। और क्योंकि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे और जब वो एक दूसरे के करीब होंगे तो उनका वॉल्यूम लो होगा और वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास मौजूद होंगे। आल्दो कि वो एक कम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन उनके मालिक्यूल्स हम अज्यूम करते हैं और हम एक्सपेरिमेंटली देखते भी हैं कि वो कॉन्स्टेंटली रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। इट मीन्स कि वो सॉलिड की तरह स्टैटिक नहीं होते, बल्कि वो गैस की तरह एक जो कम्पैक्ट फॉर्म है वहाँ पर मूव करते रहते हैं। अगर उसके मालिक्यूल्स लिक्विड के वो मूव करते हैं तो इट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कोई ना कोई होगी। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स वो प्रोपोर्शनल होगी उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इट मीन्स कि जो केल्विन का टेम्परेचर है वो इस बात की इंडिकेशन है कि लिक्विड के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। लिक्विड स्टेट के एग्जांपल हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे कि डिफरेंट किस्म के आइस होते हैं। हम रोज़ाना वाटर इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। हमारा जो ब्लड है लिक्विड एक मर्करी मैटर की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है और मिल्क एक सस्पेंशन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। तो ये तमाम के तमाम लिक्विड्स की एग्जांपल हैं। हमने देखा कि इस लिक्विड स्टेट में उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप एंड विल टेक ऑन द शेप ऑफ द एनी कंटेनर दे आर प्लेस्ड इन। तो जिस तरह गैसेस में होता है कि जिस कंटेनर में हमने उसको स्टोर किया होता है तो उसकी शेप उसी की तरह होती है। तो लिक्विड्स की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, बल्कि वो कंटेनर की ही शेप होगी, क्योंकि उनका जो उनके मालिक्यूल्स के दरमियान रैंडम मोशन मौजूद होती है। इसकी वजह यह है कि इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन है वो वीक होती है। इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन वीक होने की वजह से मालिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं और मालिक्यूल मूव करने की वजह से जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है और स्लाइड करने के साथ वो डिफ्यूज़ भी हो सकती है। इट मीन्स कि कोई पार्टिकल अपनी जगह पर रिजिड नहीं होता। अगर वो रिजिड नहीं होता इट मीन्स कि उनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होगी। एज रिजल्ट ए लिक्विड विल टेक ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ मेंटेन्ड इन। सेकंड हम देखते हैं कि लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है। जैसा कि हमने गैसेस में देखा कि गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है। किसी सॉलिड की तरह जो लिक्विड है हम इसको सिक्वीज नहीं कर सकते, जो कि इस बात को शो करता है कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है। हमारी जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करती हैं कि हम लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। द लिक्विड इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन आर सो स्ट्रॉन्ग दैट नो अमाउंट ऑफ प्रेशर कैन ओवरकम दैम। क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पहले ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक्सटर्नल प्रेशर का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता और उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा। फर्दर हम देखते हैं कि लिक्विड्स है फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट रिजिडिटी। लिक्विड्स जो हैं वो फ्लूइड होते हैं। इट मीन्स कि वो फ्लो कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्पॉन्टेनियसली मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि उनमें रिजिडिटी नहीं होती, बल्कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ बिकॉज लिक्विड्स हैव फ्यूवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज दैन सॉलिड। तो सॉलिड के मुकाबले में उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो लो होती हैं। हाउएवर द रिलेटिव फ्लूइडिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स वेरीज। हमने देखा कि एक लिक्विड की जो फ्लूइडिटी है या फ्लो करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो दूसरे लिक्विड से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल वाटर हनी से ज़्यादा क्विकली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं विस्कोसिटी का। तो जब दो लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, जैसे कि हनी में होता है। तो जब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है। लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी। जब हम इनको सॉलिड के साथ कंपेयर करते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी आमतौर पर थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसका वजह ये है
कि लिक्विड्स में जो इंटर पार्टिकल गैप है वो सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम आइस में देखते हैं कि आइस में जो आइस है जो कि सॉलिड स्टेट है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, हालांकि वो सॉलिड है। लेकिन वाटर की एग्जांपल में हमने देखा कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, जो कि लिक्विड स्टेट है वाटर की। हमने देखा कि वाटर और आइस केमिकल उनका जो फार्मूला है वो तो सेम है जो कि H2O है, लेकिन आइस में जब वाटर के मालिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो उस अरेंजमेंट के साथ जो दो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान खाली गैप जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एम्प्टी गैप होने की वजह से वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। तो सेम मैस हो और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो वाटर की एग्जांपल में जो सॉलिड है वाटर का जो कि आइस है उसकी डेंसिटी कम होगी और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स इज मोर देन द सॉलिड स्टेट। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई एक पार्टिकल मूव करता है इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। तो अगर लिक्विड के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं और सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते तो इट मीन्स के जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्स एज रिजल्ट आर वीकर। तो इसी की रैंडम मूवमेंट की वजह से या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो कम होती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज़्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर राइज होता है इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी राइज होगी, ठीक है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से जो पार्टिकल्स की रैंडम मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फर्दर हम देखते हैं कि पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन ईजिली डिफ्यूज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जिसमें जो दो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन डिस्पर्स मोर इजिली देन दोज इन द सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट एक रिजिड फॉर्म होती है तो रिजिडिटी होने की वजह से वो दो जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से, ठीक है, जो लिक्विड स्टेट है वो थोड़ी सी एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो सकती है। दिस फीचर एड्स इन द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। तो जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर इसी की वजह से मिक्स होते हैं। वाटर एंड अल्कोहल फॉर एग्जाम्पल आर बोथ लिक्विड दैट कैन ईजिली मिक्स टू फॉर्म ए लिक्विड मिक्सचर और सोल्यूशन। तो हमारे पास जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो इस प्रॉपर्टी की वजह से, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से मिक्स होते हैं। When the physical condition of a liquid change, the liquid's basic nature changes as well। तो लिक्विड की जो बेसिक नेचर है, फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन की इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी फिजिकल और केमिकल नेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लो टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो डिफ्यूजन है वो कम होगी और हाई टेम्परेचर के ऊपर उसकी डिफ्यूजन कम हो सकती है। अगर वो मालिक्यूल बड़े साइज़ का है तो बड़े साइज़ का मालिक्यूल होने की वजह से इसकी डिफ्यूजन कम हो जाएगी और अगर छोटा मालिक्यूल है तो उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रिंसिपल होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक का, कि जो पोलर लिक्विड हैं वो पोलर लिक्विड में ही डिफ्यूज़ होंगे या मिक्स होंगे और नॉन पोलर में ही मिक्स होते हैं। तो बेसिकली लिक्विड की जो अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो तो उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसकी जो नेचर है वो भी चेंज हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में हम स्टडी करेंगे एवेपोरेशन को। तो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। ओके, तो सिंपल एक लिक्विड का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो एवेपोरेशन का नाम है। हम जानते हैं कि लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर इन ए कॉन्टिन्यूअल स्टेट ऑफ मोशन और इनकी कोई ना कोई इस मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। लेकिन इस पूरे लिक्विड में तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती। इट मीन्स कि कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे रैंडम मोशन की वजह से तो उनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो लिक्विड के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिसने उसको लिक्विड के अंदर बांध के रखा होता है वो उसको ओवरकम कर जाती है। इट मीन्स के जो लिक्विड का जो एक पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो लिक्विड स्टेट का या जो लिक्विड की जो सरफेस है उसको छोड़कर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और वो स्पेस अबव में चली जाएगी। अब लिक्विड का
इस सरफेस फिनोमेना के ज़रिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल का लिक्विड से वेपर में जाने का जो प्रोसेस है वो एवेपोरेशन है। तो इस वेपरेशन में अगर जो वेपर्स का प्रेशर है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इट मीन्स कि जो लिक्विड के अंदर वाले बबल्स बन रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो बॉइलिंग का प्रोसेस होगा। हम बॉइलिंग को एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि द नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो एवेपोरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतना ही लो रेट होगा एवेपोरेशन का, और जितनी कम फोर्सेस होगी या जितनी वीक फोर्सेस होगी, इट मीन्स कि एक मालिक्यूल उतनी आसानी के साथ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। तो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। टेम्परेचर। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज एज द टेम्परेचर राइजेज। क्योंकि टेम्परेचर को राइज करने से मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। थर्डली हम देखते हैं कि सरफेस एरिया। हम एवेपोरेशन को सरफेस फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ही ज़्यादा पार्टिकल जो है वो सरफेस के ऊपर आकर वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एवेपोरेशन का सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वेपर प्रेशर। The vapor pressure is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid at a certain temperature। तो certain temperature में जो liquids के जो vapors हैं वो जितना प्रेशर liquid की surface के ऊपर exert करेंगे वो बेसिकली वेपर प्रेशर होता है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम टेम्परेचर पर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है। उस रूम टेम्परेचर में कुछ लिक्विड के मालिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। इट मीन्स कि एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब एवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स यहाँ पर ऑक्यूपाई होंगे, और अगर हम इसको ऊपर से लिड को बंद कर दें या हमारे पास कोई क्लोज्ड कंटेनर हो, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले वेपर्स हैं जो कि गैस फॉर्म में मौजूद होते हैं वो अब लिक्विड के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब जो प्रेशर ये लिक्विड की तरफ एग्जर्ट करेंगे वो बेसिकली इसका वेपर प्रेशर है। कुछ देर के बाद एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ एवेपोरेशन या जितना प्रेशर ऊपर की तरफ है लिक्विड के या जो नीचे से ऊपर जाने वाले पार्टिकल्स हैं, और ऊपर जितना वेपर प्रेशर होगा, जब वेपर्स नीचे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनके दरमियान में इक्विलिब्रियम कायम होगा, और जो वेपर का प्रेशर नीचे की तरफ है वो बेसिकली होगा वेपर प्रेशर। इट अराइजेज ओनली एज a result of the kinetic phenomenon and is hence unaffected by the amount of liquid present। तो लिक्विड कितना प्रेजेंट है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मालिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये दूसरे अल्फाज में ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इट मीन्स कि उतनी ज़्यादा पार्टिकल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अगर वेपर में पार्टिकल्स की अमाउंट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि उनका प्रेशर भी लिक्विड के ऊपर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। नेचर ऑफ लिक्विड। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिक्विड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिटरमिन्स द वेपर प्रेशर। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोडेस्ट होंगी द मालिक्यूल्स इजीली कन्वर्ट टू वेपर, तो उतनी ही आसानी के साथ मालिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो जब वो ज़्यादा मालिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। और अगर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगी इट मीन्स कि रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा। अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो है इट मीन्स कि ज़्यादा मालिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा मालिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे द वेपर प्रेशर विल बी रिलेटिवली लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड राइजेज एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी राइजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को राइज करने के साथ ही लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो राइज होगी। जितनी ज़्यादा लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स कि उतना ही ज़्यादा प्रेशर वो वहाँ पर एक्सर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, हम देखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज वेपर प्रेशर इक्वल टू द सराउंडिंग एयर प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो उसके एक्सटर्नल एयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो हम उस प्रेशर को नाम देते हैं, उस टेम्परेचर को नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। द बॉइलिंग पॉइंट इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर रेदर दैन द हीटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वो हीटिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एवेपोरेशन यहाँ पर हम अचीव करते हैं कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से ज़्यादा पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे, और हम जानते हैं कि अगर कोई लिक्विड का पार्टिकल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि उसका कोई ना कोई प्रेशर भी है, या जो इसके ऊपर वेपर होंगे उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा। और इसके साथ ही इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो कि एयर हो सकती है, हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसका भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए एक किसी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो प्रेशर है। जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो चुका है, क्योंकि हमारा जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसने इक्वलाइज होना है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। और अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है इट मीन्स के लो मालिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दैट प्रेशर, और अगर लो मालिक्यूल रिक्वायर है तो इट मीन्स के वो लो टेम्परेचर के ऊपर ही जो बॉइलिंग है वो अचीव हो सकती है। तो प्रेशर का जो बॉइलिंग पॉइंट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज नोन एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट व्हेन इट इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेयर। तो जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तो हम उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इस जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा होगा तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली हाई द बॉइलिंग पॉइंट विल लाइकवाइज बी रिलेटिवली हाई। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होने की वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स लो टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स कि हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगी, क्यों, ताकि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो चुका है उसके। तो जो हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं या जो लिक्विड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर सब्जेक्टेड टू द सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फ्रॉम ऑल साइड। तो हमने देखा कि अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो अगर वो किसी इंटीरियर में मौजूद है तो उसके तमाम साइडों के ऊपर उसको जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो तमाम साइडों के ऊपर सेम होती है। बट द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस बिहेव डिफरेंटली दैन दोज इन इंटीरियर। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर मौजूद हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर मॉलिक्यूल्स। Because of the inward pull of the molecules on the liquid surface experience tension। तो हमने देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल, ये फॉर एग्जांपल ये वाला इंटीरियर मॉलिक्यूल है, तो इसको चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल वगैरह भी करते हैं, वो सारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो उसके ऊपर ऑपरेट होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो होगी। बट अगर हम देखते हैं कि सरफेस का जो एक मॉलिक्यूल है उसको जो इनवर्ड पुल है वो तो यहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इसकी अपोजिट साइड के ऊपर कोई फोर्स मौजूद नहीं होती। इट मीन्स कि अगर फोर्स यहाँ पर एक मौजूद है
इस तरफ, तो इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर कोई फोर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई मालिक्यूल ही मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये वाली फोर्स मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इनवर्ड पुल है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, और मालिक्यूल्स अंदर की तरफ या इंटीरियर की तरफ एक टेंशन को महसूस करता है। तो सरफेस टेंशन इज द टर्म फॉर दिस फिनोमेना, कि जहाँ पर जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल है वो इनवर्ड पुल को महसूस करते हुए एक टेंशन को प्रोड्यूस करता है। तो ये फिनोमेना हमारा सरफेस की टेंशन का है। द इनवर्ड अट्रैक्शन टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विड सरफेस, तो जो लिक्विड की सरफेस है वो इनवर्ड पुल की वजह से थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही द सरफेस टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एज द टेम्परेचर राइजेज द सरफेस टेंशन फॉल्स, तो दोनों का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो हमने देखा कि टेम्परेचर मेजर होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो टेम्परेचर के राइज के साथ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है इट मीन्स कि जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, और अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होगी तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होती है, क्योंकि हमने देखा कि वो सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन की वजह से ही वो टेंशन क्रिएट होती है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो चुकी है तो इट मीन्स कि सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगी। सेकंड हम देखते हैं कि द नेचर ऑफ लिक्विड, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिटर्मिन्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग इन इट्स मॉलिक्यूल्स, तो उसके मालिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है अगर वो ज़्यादा होगी तो उसकी जो सरफेस टेंशन है वो भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कम होगी। विस्कोसिटी, द लिक्विड्स डू नॉट मूव एट द सेम रेट, तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि जो लिक्विड है वो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो लिक्विड्स की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक वेलोसिटी के साथ या एक स्पीड के साथ मूव नहीं करती। फॉर एग्जांपल वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन, ऑयल एंड अदर लिक्विड्स फ्लो क्विकली, ठीक है, उनकी जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के ऊपर क्विकली फ्लो कर सकती है या मूव कर सकती है। लेकिन जो दूसरे कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हनी हो गया, ग्लाइसरॉल का कंपाउंड हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, और जो कुछ इसी तरह के दूसरे लिक्विड्स हैं वो जो हैं वो स्लोली मूव करते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट द विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द लिक्विड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो लिक्विड की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लो करने के लिए उस प्रॉपर्टी को हम शो करते हैं विस्कोसिटी के ज़रिए। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया गया कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है, तो एक लेयर अगर ये वाली है तो इन दो लेयर्स के दरमियान कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद होगी। इस रेजिस्टेंस की वजह से अगर ये वाली लेयर स्लो मूव करती है तो वो ऊपर वाली लेयर को भी थोड़ा सा स्लो करवा सकती है। ओरिजिनल वेलोसिटी अगर ये वाली है तो हमने देखा कि लेयर बाई लेयर रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सरफेस स्टैटिक होती है, तो इस स्टैटिक सरफेस की वजह से डिफरेंट लेयर्स के दरमियान रेजिस्टेंस होने की वजह से जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो स्लोली मूव करती हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है जो कि लिक्विड्स की दो लेयर्स के दरमियान मौजूद होती है, और हम इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी का नाम देते हैं। लैमिनेटेड फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेरीज इन द रेगुलर पैटर्न, अगर तो हमारे जो दो लेयर्स के दरमियान अगर हम आइडियली कंसिडर करें कि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो लिक्विड्स के तमाम लेयर्स एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो हम ऐसे फ़्लो को लैमिनेटेड फ़्लो कहते हैं जिसमें आइडियली दो लेयर्स आपस में मिक्स नहीं होती बल्कि वो आइडियली एक दूसरे के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लाइड करती रहती हैं और इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती। डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन डिफरेंट लिक्विड्स, लेकिन हमने देखा कि जो आइडियली तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो फोर्स मौजूद नहीं होती, लेकिन लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद होती है।
अगर उनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स मौजूद है तो इसका मतलब कि उनके दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद होगी। जब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं या हाई होती हैं, द लिक्विड्स बिकम मोर विस्कस, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। और जब इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। इट मीन्स कि उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कम होती है। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज, द लेयर ऑफ लिक्विड इन डायरेक्ट टच विद द सरफेस रिमेन्स मोशनलेस। तो जो बिल्कुल जो स्टैटिक सरफेस है, जो लेयर उसके साथ टच होती है वो बिल्कुल मोशनलेस होती है। एज द डिस्टेंस फ्राम द फिक्स्ड सरफेस इंक्रीजेज, द लेयर्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा, तो लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। द लेयर इमीडिएटली बिलो सीक्स टू स्लो डाउन द वेलोसिटी। तो दो लेयर्स के दरमियान जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो ये चाहती है कि जो उसके ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी भी थोड़ी सी कम हो, तो उसको रेजिस्ट करती है उसके फ्लो को। वाइल द लेयर अबव एक्सेलरेटेड, लेकिन उसके ऊपर वाली लेयर है वो चाहती है कि वो उसको तेज़ करे, क्योंकि ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो इन दीज थ्री लेयर्स इफ डिटर्मिन्ड बाय टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एरिया इन कॉन्टैक्ट, और सेकंड हम देखते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट को। हम फर्ज करते हैं कि कोई तीन सी लेयर है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर ये वाली है, दूसरी लेयर ये वाली है, और तीसरी लेयर ये वाली है। हमने देखा कि जो लेयर बिलो है इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये अपने ऊपर वाली लेयर को जो है वो उसके फ्लो को रेजिस्ट करेगी, मतलब उसको स्लो डाउन करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी अपनी वेलोसिटी लो है। लेकिन उसके ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी तो हाई है। इट मीन्स कि वो चाहती है कि उसके नीचे वाली लेयर थोड़ी सी एक्सेलरेट हो। तो यहाँ पर दो फोर्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एक इसको एक्सेलरेट करवाना चाहती है और एक इसको डी एक्सेलरेट करवाना चाहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि इन तीनों लेयर्स में, ठीक है, इनका जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, तो इस फ्लो को मेंटेन करवाने के लिए दो वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इन कॉन्टैक्ट के दोनों का, या जो तीनों लेयर्स हैं इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, और सेकंड ये कि इनका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। वेलोसिटी को हमने यू से शो किया हुआ है। तो वेलोसिटी जो है वो किसी दो पॉइंट्स के दरमियान कितनी चेंज होती है, तो हम वेलोसिटी का ग्रेडियंट भी देखते हैं, या दो हमारे पास जो दो लेयर्स हैं उनके दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है। तो ये दोनों फैक्टर्स ड्राइव करेंगे, हम डिटरमिन करेंगे कि कितनी फोर्स रिक्वायर है। द वेलोसिटी ग्रेडियंट इफ दे गिवन बाय द क्वांटिटी ऑफ डी ओवर डी एक्स, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट डिस्टेंस डी एक्स इज वेरिड बाय द वैल्यू डी यू, तो किसी एक्स के ऊपर या किसी खास फासले के ऊपर जितनी वेलोसिटी चेंज होगी वो बेसिकली उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है। टू कीप द लेयर्स फ्लोइंग सम फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये लेयर्स फ्लो करती रहें इसी वेलोसिटी के साथ, तो हमें कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर है, और ये फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को मिलाएं तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू रो ए मल्टीप्लाई बाई डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर ये वाला फैक्टर है रो का, हम इसको नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जो कि इस बात को डिटरमिन करता है कि हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए और कितनी फोर्स चाहिए उसमें वेलोसिटी को मेंटेन करवाने के लिए। और ये बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया to maintain a unit relative velocity between the two layers of a liquid at a unit distance can be characterized by the viscosity coefficient। तो बेसिकली वेलोसिटी कोएफिशिएंट फोर्स को शो करता है किसी पर यूनिट एरिया में, किसके लिए, कि हमारी जो वेलोसिटी है वो दो लेयर्स के दरमियान यूनिट डिस्टेंस में मेंटेन हो सके। तो ये बेसिकली वेलोसिटी कोएफिशिएंट की सिंपल डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज। जब टेम्परेचर राइज होगा इट मीन्स कि
जो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। अगर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उनकी जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स है वो कम होगी, और इंटर मालिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कम होती है। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर के राइज के साथ उसकी विस्कोसिटी कम होगी। नेचर ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी इज हायर इन द लिक्विड्स विद अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिन मालिक्यूल्स में या जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। मोलर मास, द मोलेकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स विस्कोसिटी। तो जितना मालिकुलर मास ज़्यादा होगा इट मीन्स कि उसको फ्लो करने में उतना ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके दो मालिकुल्स के दरमियान और बड़ा मालिकुल होने की वजह से उनके दरमियान रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी।